लड़का 40,000 रुपए का लोन लेता है और लोन के पैसे अपने दोस्तों को बांट देता है। दोस्तों को उसने सुपारी दी थी अपनी प्रेमिका का गैंगरेप करवाने की, और फिर प्रेमिका को बुलाता है और अपनी आंखों के सामने ही अपने दोस्तों से प्रेमिका का गैंगरेप करवाता है, खुद भी रेप करता है मिलकर, और आखिर में प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा ये सुनकर के आखिर अपने ही दोस्तों से उसने रेप करवाया, रेप करने वाले दोस्तों को पैसे दिए और फिर प्रेमिका की हत्या क्यों कर दी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, प्रेमिका की ऐसी कौन सी गलती थी और प्रेम कहानी में ऐसा क्या हुआ। लेकिन जब हम आपको इस कहानी को शुरुआत से बताएंगे आखिर तक, तो शायद आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को भी मिले और दूसरी चीज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, हमेशा की तरह शुरू से। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है। आप लोगों को शायद मेरा नाम याद हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो में कमेंट्स करते हैं उन सारे लोगों के मुझे नाम याद हो चुके हैं, और वीडियो के आखिर में उन सारे लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, कोई भी सवाल कोई भी कमेंट हो वो कर दें, फिर मैं आखिर में उस कमेंट को पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, और वहाँ का एक बुढ़ाना थाना है और वहीं का एक गांव है। जो बुढ़ाना थाना है, 23 जनवरी को, जो 2025 का 23 जनवरी है, वहाँ थाने के अंदर एक परिवार आता है और परिवार वाले आकर बताते हैं कि उनकी बेटी, जिसका नाम प्रियंका है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, और वो 21 जनवरी को अपने घर से अपने जीजा के साथ निकली थी घूमने के लिए, लेकिन उसके बाद जीजा ने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो घर पर वापस नहीं आई है। अब जो थाने के कोतवाल थे, जिनका नाम SHO आनंद देव मिश्रा है, थे वो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद प्रियंका को ढूंढने में लग जाते हैं। प्रियंका लास्ट टाइम अपने जीजा के साथ थी, इसलिए जीजा से कांटेक्ट किया जाता है। जीजा मेरठ के मवाना का रहने वाला था। फौरन जीजा आशीष से पूछा जाता है कि तुमने जो प्रियंका थी उसको कहाँ छोड़ा था, क्या किया था। तो आशीष वही बात बताता है जो उसने प्रियंका के घर वालों को बताई थी। उसने बताया था कि मैं और मेरे 2 दोस्त थे, वो अलग गाड़ी से थे, हम लोग यहाँ पर आए थे और फिर हम लोग घूमने के लिए गए थे, कुछ खाया पिया था, और उसके बाद शाम के टाइम मैंने प्रियंका के घर के पास ही उसको छोड़ दिया था और हम लोग वापस आ गए थे अपने घर। और फिर मैंने प्रियंका को फ़ोन किया था, प्रियंका का फ़ोन स्विच ऑफ था, यही बात थी। पुलिस को लगता है कि जो आशीष है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और पुलिस फिर दोबारा से प्रियंका को ढूंढने में लग जाती है। अब 23 से 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, लेकिन प्रियंका का कुछ पता नहीं चल रहा था। और अचानक से जो 25 जनवरी थी तब परिवार के लोग आते हैं और परिवार वाले बोलते हैं कि जो हमारा शक है वो किसी और के ऊपर नहीं है, बल्कि जो उसका जीजा है प्रियंका का, आशीष, उसी के ऊपर हमारा शक है, क्योंकि हमने तमाम लोगों से पूछताछ कर ली, गांव के एक एक इंसान से पूछताछ कर ली, सबने यही बताया है कि 21 जनवरी को प्रियंका गई ज़रूर थी लेकिन वापस नहीं आई है। जो आशीष बोल रहा है कि उसने वापस बाइक से आने के बाद प्रियंका को छोड़ा है, वो झूठ बोल रहा है। आशीष दोबारा गांव के अंदर नहीं आया है, क्योंकि गांव के एक एक बच्चे से हमने पूछताछ कर ली, सब ने यही बोला कि जाते हुए ज़रूर देखा गया था लेकिन आते हुए नहीं देखा। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस जो प्रियंका थी उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, आशीष की कॉल डिटेल्स निकालती है, और पुलिस के हाथ एक और सबूत निकलता है। सबूत ये था कि प्रियंका और आशीष की लगभग 2 सालों से बराबर कॉल पर बातचीत चल रही थी, और बातचीत इतनी ज़्यादा चल रही थी कि एक दिन में 30-40 बार कॉल होता था, घंटों घंटों दोनों की बातचीत हुआ करती थी। पहले बातचीत ज़्यादा थी और अब आकर बातचीत कम हो चुकी थी। ये बात प्रियंका के घर वालों को बताई जाती है और पुलिस का शक अब हो जाता है कि अब जीजा और साली के ज़रूर अवैध संबंध का मामला है, और फौरन पुलिस आशीष को हिरासत में ले लेती है। डायरेक्ट मेरठ के मवाना से उसको हिरासत में जब लिया जाता है तो वो अस्पताल के अंदर था, दोराला में जो अस्पताल है वहाँ पर वो वार्ड बॉय है। जब उसको हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो आशीष यही बोलता है कि नहीं, मैंने तो अपनी साली को छोड़ा था, वही पुराना, उसका जो पुरानी बात थी वही बता रहा था। लेकिन पुलिस अब उससे सख्ती से पूछताछ करती है। उसके फ़ोन को जब चेक करती है तो उसमें प्रियंका के साथ के ढेर सारे फ़ोटो मिलते हैं। वो फ़ोटो दिखाती है कि तुम्हारी प्रेम कहानी प्रियंका के साथ थी, जल्दी से बता दो कि आखिर मामला क्या था, तुम्हारे अवैध संबंध अपनी साली के साथ थे और तुमने उसकी हत्या की है, इस जुर्म को, इस गुनाह को कबूल कर लो, और प्रियंका की बॉडी कहाँ पर है वो हमें बता दो। जब पुलिस ऐसे पूछती है
तो उसको लगता है आशीष को कि शायद पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, और आशीष टूट जाता है और बोलता है कि मैंने प्रियंका की हत्या की है और अपने दोस्त शुभम और दीपक के साथ मिलकर की है। अब जब पुलिस पूरी कहानी की शुरू से लेकर आखिर तक जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो आशीष था इसकी 4 साल पहले शादी हुई थी मुजफ्फरनगर से, क्योंकि ये मेरठ का रहने वाला है और लगभग दोनों के घरों के बीच में 51 किलोमीटर का फासला है। शादी 4 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही इसकी जीजा अपनी साली के साथ बहुत करीबियाँ थी। साली के साथ मजाक करना, साली आदि घरवाली ऐसी बातें करना, और इन्हीं मजाकों के बीच जो साली प्रियंका थी 2 साल पहले उसके साथ अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। जब साली घर पर आई थी, क्योंकि जो आशीष की पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी और उसकी देखभाल के लिए ये प्रियंका आई थी, और इसी बीच संबंध बनते हैं और दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। अब वक्त गुजरता जाता है, प्रियंका वापस अपने घर आ जाती है, फ़ोन कॉल पर बातचीत करती थी, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये बताता है आशीष कि अब इसकी डिमांड हो जाती है कि जो बड़ी बहन को तुम कपड़े ला रहे हो वही कपड़े मुझे दिलाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे भी पैसे दो, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन को करवाती हो, मैं भी तुम्हारी पत्नी की जैसी हूँ। ये मुझसे पैसे मांगा करती थी पेटीएम में और कभी कपड़े मांगा करती थी, सारे शौक मैं इसके पूरे करा रहा था। और अगर मैं मना कर देता था तो ये बोलती थी कि मैं फ़ोटो वीडियोस, क्योंकि इसके साथ मेरे आपत्तिजनक मतलब फ़ोटो हैं जिसमें मैं कपड़े नहीं पहना, इसने मेरे साथ वीडियो भी बना रखा था। ये बोलती थी कि मैं इन फ़ोटो वीडियो को डाल दूंगी, सारे रिश्तेदारों में पता चल जाएगा, तुम्हारी शादी टूट जाएगी, फिर तुम्हें मुझसे राजी राजी गैर राजी शादी करनी पड़ेगी। और जब ये मुझे ऐसे डराती थी तो मैं उधार लेकर कहीं से भी पैसे लेकर इसके पेटीएम में डालता था। ये सिलसिला बराबर चल रहा था। अब आकर मैं परेशान हो चुका था, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, और फिर मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, और मैं अस्पताल में वार्ड बॉय हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते, फिर इसके खर्चे पूरे करना, इसका जो ब्लैकमेल करना था उससे मैं तंग आ चुका था। और ये बात मैं अपने दोस्त शुभम को बताता हूँ जो अस्पताल में ही मेरे साथ है, मेरे साथ काम करता है। जब शुभम को पता चलती है तो शुभम बोलता है कि देखो इसका एक ही रास्ता है कि तुम अपनी जो तुम्हारी प्रेमिका है प्रियंका साली, उसको ख़त्म कर दो। तो वो बोलता है कि ऐसा कैसे होगा? तो वो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। और शुभम इसको दीपक से मिलवाता है। जब दीपक से मिलवाता है तो दीपक बोलता है कि देखो हम तुम्हारी प्रेमिका को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे, 15,000 मेरे, 15,000 शुभम के, 30,000 रुपये हम दोनों को दे दो, और हम दोनों तुम्हारी प्रेमिका को ठिकाने लगा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। और प्लानिंग पूरी शुभम करता है, दीपक को बताता है, आशीष को बताता है। आशीष से जब पैसों की बोली जाती है तो आशीष एक पर्सनल लोन लेता है, 40,000 रुपये का लोन लेता है, और 30,000 रुपये ये शुभम और दीपक को दे देता है। दोनों के हिस्से में 15,000 आ जाते हैं। और फिर पूरी प्लानिंग के हिसाब से 21 जनवरी को ये लोग मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव पहुंचते हैं, मतलब आशीष अपनी ससुराल में लेकर पहुंचता है। 2 गाड़ियां थी, आशीष के पास स्कूटी थी और जो ये शुभम और दीपक थे इनके पास बाइक थी। अब ये जो आशीष है अपनी ससुराल में पहुंचता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और बस यहाँ से जा रहे थे। और उसी बीच ये जो प्रियंका थी उससे बोलता है कि आओ घूमने के लिए चलते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। जो प्रियंका के पिता थे वो बोलते हैं कि बेटा चली जाओ, अपने जीजा जी के साथ घूम आओ, वो आए हैं इतने दिन के बाद। और फिर प्रियंका आशीष की स्कूटी पर बैठती है और ये लोग प्लानिंग के तहत जो इन लोगों ने नदी देख रखी थी सरधना नदी, वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। और वहाँ नदी के पास कुछ खाने पीने की बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर सुनसान थी। प्रियंका आशीष से पूछती है कि ये हमारी नदी है, बहुत चलती है, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। और सुनसान जगह देखकर जो आशीष था वो प्रियंका को नीचे की तरफ खींचता है और शुभम और दीपक भी आ जाते हैं। और सबसे पहले तीनों बारी बारी से जो ये प्रियंका थी इसके साथ बर्बरता करते हैं, दरिंदगी करते हैं। और जब इनका मन भर जाता है, क्योंकि ये ढेर सारे जो कॉन्डोम्स के पैकेट थे वो भी लेकर पहुंचे थे, उसके साथ करते हैं कि कहीं रेप की पुष्टि ना हो जाए, इसलिए कॉन्डोम लेकर पहुंचे थे। और पेट्रोल की एक बोतल भी थी इनके पास। और ये सब कुछ करने के बाद आशीष फौरन एक चुनरी जो प्रियंका के गले में डालता है और वहीं पर उसको पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म कर देता है। और फिर जो सूखी झाड़ियाँ थी वहाँ पर इसकी लाश को प्रियंका की वहाँ डाला जाता है और पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था। और लाश जलाकर ये वहाँ से आ जाते हैं। जैसे ही पुलिस को अब ये कहानी आशीष ने बताई थी, फ़ौरन एक टीम
जो सरधना नदी है वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है तो वहाँ सिर्फ प्रियंका का कंकाल था, क्योंकि जानवर वगैरह हिस्से खा चुके थे, और उस कंकाल को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये बात जब प्रियंका के परिवार को पता चलती है, चारों तरफ पता चलती है कि जीजा साली के अवैध संबंध थे और जीजा ने अपना पीछा छुड़वाने के लिए अपने दोस्तों से गैंगरेप करवाया। और जब चारों तरफ लोगों को ये बात पता चलती है कि जीजा ने अपनी साली से पीछा छुड़वाने के लिए इस हद तक चला गया कि उसने अपनी साली का गैंगरेप करवाया और फिर उसकी हत्या करवा दी, तो हर कोई हैरान था और जो परिवार था उसमें मातम का माहौल था। लेकिन इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि देखिए, अगर रिश्तों में आप अवैध संबंध कर लेंगे, अगर जो ये आशीष था ये अपनी साली के साथ संबंध नहीं करता, क्योंकि आशीष बहुत ज़्यादा ऐसे ही मजाज का है, मतलब इसको ये गर्लफ्रेंड बनाना, इधर उधर अय्याशी करना इसको शौक है। इसने खुद बताया कि ये खुद अपनी साली से इसी वजह से फंसा क्योंकि इसको अय्याशी करने का शौक था। अगर इसका अय्याशी करने का शौक ना होता तो ये अपनी साली को जाल में ना फंसाता, और इसने साली को जाल में फंसाया और आखिर में साली ने इसको जाल में फंसा लिया। तो कभी कभी शिकार करने वाला भी खुद शिकार बन जाता है। अब साली तो गई, आशीष की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, और जो आशीष के दोस्त हैं शुभम और दीपक, दोनों को पुलिस ढूंढ रही है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स की हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट किया है स्माइलिंग व्यवहार ने। अस्सलाम वालेकुम माज भाईजान, कैसे हो? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट माज भाईजान। तो वालेकुम अस्सलाम स्माइलिंग व्यवहार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? और अजय कुमार बोल रहे हैं गुड नाइट माज भाई, कैसे हो? मैंने नया मोबाइल ले लिया है ओप्पो 12X 5G में, और अरे बहुत बहुत बधाई हो अजय भाई आपको कि आपने आखिरकार नया फ़ोन ले लिया है। और लड्डू वगैरह तो आपने मुझे खिलवाए नहीं है नया फ़ोन लेने के लिए, तो फिर कैसा रहा नया फ़ोन? चलिए अब तो आप मेरी वीडियो देखेंगे। अजय भाई अहमदाबाद से हैं ये। रमेश कुमार भाई बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग माज भाई। रमेश भाई गुड नाइट, क्योंकि अभी बज रहा है रात का 1:30 और अब तो रात होने वाली है इसलिए सो जाएंगे। और बताइए रमेश भाई आप कैसे हैं? और दीपक यादव बोल रहे हैं मैं ज़िला सागर मध्य प्रदेश से हूं। मैं कुंभ नहाने गया था, बाल बचा मैं, सभी कुछ मेरे सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने, बस ऊपर वाले का करम रहा कि दीपक भाई आपको कुछ नहीं हुआ। अगर दीपक भाई वहाँ पर क्या क्या हुआ हमें भी वीडियो भेजिएगा। और काफ़ी दुख की बात है जो कुछ हुआ कुंभ में, लेकिन वहाँ प्रशासन की गलती थी कि एक रास्ता निकलने वाला नहीं रखा, अगर होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम मुकेश कुमार सीकर है, राजस्थान से हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं महाराष्ट्र के पुणे में सिविल कंट्रैक्टर हूँ। मेरा 30 जनवरी को जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुकेश कुमार भाई। लेकिन आज 3 फरवरी लग चुकी है, हाँ शायद 3 फरवरी लग चुकी है, तो आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम डॉक्टर कुचुरिया जैन है, नासिक से, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो फिलहाल में ये वो कमेंट थे इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं लूँ तो जल्दी से नीचे जाएं, आप भी कमेंट्स करते हैं, अगली वीडियो में मैं आपके नाम को लूँगा, आपके कमेंट्स को भी पढ़ूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।